तो स्टैंडर्ड 10 एंड उसके अंदर है 18 नंबर की ये पोएम और उसका नाम दिया गया है लघु काव्य। लघु काव्य मतलब छोटे छोटे काव्य, छोटी छोटी पोएट्रीज। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट है गुजराती और ये हमारा लास्ट पोएम में से एक है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दूहा, मुक्तक एंड हाइकू। थ्री आपको दिया गया है, दूहा, मुक्तक एंड हाइकू। तो जो डेफिनेशन यहां पर है उसको पहले समझते हैं कि दूहा क्या होता है। कि दो लाइन यानी कि दो लीटी में, उसको लाइन को कहते हैं, उसके अंदर जीवन की बहुत अच्छी अच्छी बातें, सचोट बातें आपके सामने रखी जाती है और उसके अंदर अच्छे मोरल आपके लाइफ के होते हैं वो दिए जाते हैं। पहले के समय के अंदर जो बड़े बड़े कवि लोग थे, आपने देखो घर के अंदर हनुमान चालीसा पड़ी होगी, ठीक है। तो हनुमान चालीसा के अंदर सबसे पहले क्या आता है, दूहा आता है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज, वो दूहा है। एंड फिर हनुमान चालीसा शुरू होती है। उसी तरह से जो हमारे प्रेमानंद जी, वडोदरा के सबसे बेहतरीन लेखक में से एक है, उसने आख्यान काव्य बहुत अच्छे लिखे। तो आख्यान के आगे भी हमेशा ये दूहा रखा जाता था। दूहा हमारे जीवन में अच्छे मोरल देते हैं और यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं दूहा क्या। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, ढोली तारो ढोल वागे ढोल वागे ढम के ढम ढम वागे। तो उसके अंदर देखना, शुरुआत के अंदर बस्ती तेरी विशाल कुदरत का है तू कमाल, तो वो दूहा से स्टार्ट करता है। तो लंबी सी कोई अगर शतक पाठ हो या चालीसा हो या आख्यान हो तो उसके पहले हमेशा दूहा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए ताकि आपका थोड़ा गला साफ हो जाए, आपका गला थोड़ा राइम को पकड़ ले एंड आप मधुर स्वर से गाकर सामने वाले को सेटिस्फाइड कर सको। इसलिए दूहा जो है मन को, स्वर को, गले को, सबको शांत करने का कार्य करता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला दूहा में क्या कहते हैं। पहला दूहा बताया गया है नीम के पेड़ के द्वारा। क्या बताया है? कड़वा होए लीमड़ा पण शीतल तेनी छाय, बांधव होए अबोलड़ा तोय पोतानी ए बाय। बाय का मतलब क्या होता है? शर्ट में जो आती है ना वो स्लीव, वो स्लीव की तरह है ना। तो जैसे अगर आप विदाउट स्लीव वाला आप शर्ट पहने हो तो बहुत गंदे लगोगे। हाँ, स्लीवलेस है तो बात अलग है, पर उसमें एक साइड स्लीव है एक साइड नहीं है तो कैसा लगेगा। तो जीवन के अंदर जैसे स्लीव का महत्व है तो आपका कपड़े परिपूर्ण होते हैं, उसी तरह से हमारे भाई बहन का भी महत्व है और उसके द्वारा हमारा जीवन कंप्लीट होते हैं, हमारे संबंध कंप्लीट होते हैं। भले हमारे भाई बहन के साथ हमारा अबोलड़ा होए, बोलने का बंद होता है व्यवहार। काफी सारी भाई बहन बहुत झगड़ा करते रहते हैं, मेरी बड़ी बहन ऐसी है, मेरा छोटा भाई ऐसा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे नीम का पेड़ है, भले वो कड़वा होता है पर फिर भी वो सारी की सारी जब उसकी ब्रांचेस मिल जाती है तो शीतल ठंडी उसकी छांव बन जाती है। उसी तरह से आपके भाई बहन के साथ भले भी कितना भी अबोलड़ा हो, पर सब जब इकट्ठे होके जब बड़े हो जाओगे ना, जब कोई भाई उधर काम कर रहा है उस शहर में, कोई बहन इस जगह पर ससुराल में है और फिर वेकेशन में दिवाली में इकट्ठे होंगे तो इतना मजा आता है कि वो पुराने बातें याद करते हैं। हाँ यार, छोटे थे तो हम क्या करते थे, ये वो ऐसा वैसा। तो कैसे भी हो हमारे बांधव, भले हमारा साथ उसके साथ अबोलड़ा हो, बोलने का बंद हो, पर हमेशा हम उसको याद करते हैं, उसके साथ ही हमारा जीवन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन के बारे में बताया गया है कि भाई नहीं बच्चे भले अबोलड़ा होए पर हमेशा हमें सही समय पे वो में काम आता है, ठीक है ना। दूसरा दूहा बताया गया है, वो है जे जन पामे पूर्णता ते कदी ना फुलाए, पूरो घट छलकाए नहीं अधूरो घट छलकाए। घमंडी इंसान जो होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जिसके पास अधूरा नॉलेज है, 50-50 नॉलेज है, वो दिखावा बहुत करेगा। पर जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है वो क्यों दिखावा करेगा, और जिसके पास परिपूर्ण नॉलेज है वो तो बिल्कुल भी नहीं करता है। अब जैसे समझ लो कि कोई मूर्ख को लगा के आसमान में देखा और देखा कि वहां पर चंद्र है और चांद को देख के बोलता है कि ए चांद, तू चांद नहीं है, तू कुछ और है, मैं तुझे चांद नहीं मानता हूं। तो चंद्रमा नीचे आके उसको थप्पड़ मारेगा? नहीं यार, मैं ही चांद हूं, देख मेरे पास आई कार्ड है, मैं मून हूं। नहीं, वो चांद इतना ही बोलेगा अपने आप से कि भाई मैं चांद हूं और मैं हूं, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो तेरी प्रॉब्लम।
उसी तरह से कोई मूर्ख है, वो गंगा नदी के किनारे खड़ा होके बोले कि ए गंगा, तो गंगा नहीं है, कोई गटर है, गंदा पानी है, तो गंगा नदी बाहर आके प्रकट होके ये नहीं कहती कि नहीं, आई एम अ गंगा, दिस इज माय आई कार्ड, दिस इज माय फादर्स नेम, दिस इज मदर नेम। नहीं यार, वो नहीं करेंगे। उसके पास परिपूर्ण नॉलेज है। तो जिसके पास परिपूर्ण नॉलेज होता है वो कभी दिखावा नहीं करता है। दिखावा करता है अधूरा घड़ा। घड़ा बोले तो मटका। जो मनुष्य, जन बोले तो मनुष्य, परिपूर्ण जिसके पास नॉलेज होता है वो कभी फुलाता नहीं है, अहंकार नहीं करता है। पर जिसके पास अधूरा नॉलेज होता है वो दिखावा करता है, अहंकार करता है। इसलिए यहाँ पर पूर्णता और अपूर्णता के दृष्टांत के बारे में हमें ये बहुत बढ़िया बोध बताया गया है कि आपके फ्रेंड काफी सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावे पे जाते हैं, तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ठीक है ना। ना उसके बाद बताते हैं मुक्तक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुक्तक? मुक्तक का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक और बात ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ पर कोई कवि का नाम नहीं है। दूहा है ना, उसके कोई कवि नहीं होते हैं। ज्यादातर वो पॉपुलर हो जाते हैं, हम अपने जीवन के एक्सपीरियंस के द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे काफी सारे दूहा हमारे रहीम जी ने, कबीर जी ने लिखे हैं, पर यहाँ पर इसके कोई कवि नहीं बताया गया है ना। यहाँ पर जो है मुक्तक, मुक्तक का मतलब होता है मोती, है ना। जैसे अगर देखा जाए मेटल, मेटल से अच्छा कौन सा होता है? पीतल। पीतल से अच्छा कौन सा होता है? कॉपर। कॉपर से ऊपर, उसके ऊपर होता है चांदी, है ना। सिल्वर, सिल्वर के ऊपर गोल्ड, गोल्ड के ऊपर प्लेटिनम, प्लेटिनम डायमंड, डायमंड के ऊपर कौन होता है? तो कि वो होता है मोती, यानी मुक्तक। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन के हृदय को स्पर्श कर ले, ऐसी बातें होते हैं, उसको मुक्त कहेंगे। ठीक है। तो हमारे लेखक यानी कवि जी का नाम है शेख खादम आबूवाला। अच्छा, खास याद रखिए, ये सारे कवि बहुत सी बार पूछे गए हैं, सो इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है। तो पूरा नाम आपको बता देता हूँ, शेख आलम मुल्ला शुजाउद्दीन आबूवाला। बहुत लंबा सा नाम है। जन्म अहमदाबाद में हुआ। કેટલાક पश्चिम जर्मनी में कभी थोड़े टाइम रहे। वॉइस ऑफ जर्मनी में, हिंदुस्तान रेडियो में उर्दू, हिंदी के अंदर उसने सर्विस किया। गुजराती गजल का विकास के उसने बहुत सारे मुशायरे का काम भी किया। सरल बोलचालनी भाषा में लखायेली गजल लोकप्रिय बनी, जैसे कि चांदनी, सोनेरी लट, ये उसकी गजल संग्रह में बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा काव्य संग्रह थी, उसका नाम खुर्शी। अब यहां पर बताया गया क्या कि अमने नाखो जिंदगी नी आगमा, अमने नाखो जिंदगी नी आगमा, आग ने पण अमे फेवी नाखीशु, खूबसूरत से फूलों से भरा हुआ बागमा। सर करीशु मतलब अचीव करेंगे। सर करीशु आखरे सौ मोर्चा, कितना भी हमें काम दोगे वो हर एक काम बहुत ही इजीली हम अचीव कर लेंगे, सारे मोर्चे को अचीव कर लेंगे। एक बार मौत ने पण आवा दो लागमा, एक बार मौत भी सामने आ जाए ना तो मौत भी शर्मिंदा हो जाएगी कि वाह यार क्या जीवन जीता है ना। तो लाइफ के अंदर हमेशा कैसा जीना चाहिए? एकदम फ्री माइंडेड। देखो, जीवन का अंतिम कार्य क्या है? दैट इज मृत्यु। एक ना एक दिन तो मरना ही है। आपको, मुझे, सबको मरना है। तो फिर मौत से क्या डरना, जिससे आना है। जीवन का है पल जिसे हमें सुख दुख साथ बिताना है। ले जीवन के अंदर हमेशा ऐसा कार्य करो कि हर जगह आप अच्छे अच्छे फूलों की तरह याद रख के जाओ। भले कोई भी काम हो उसको अचीव करो। चाहे मौत भी आए तो मौत भी खुश होनी चाहिए कि वाह, इसको मौत आई जिससे मेरा भी नाम अमर हो जाएगा। तो यहाँ पर शेखादम आबू वाला जी हमें मृत्यु के बारे में ना डरने की बात बताते हैं, और जीवन के अंदर ऐसा कार्य करो जहां पर आग को भी आप बाग में कन्वर्ट कर सको। सो ये बहुत ही हृदय स्पर्शी बात यहाँ पर बताई गई है। लघु काव्य, छोटा काव्य, उसका साहित्य प्रकार रहेगा मुक्तक, यानी मोती जैसे सुनहरी बात। दूसरा है दैट इज हर्षद त्रिवेदी जी। हर्षद अमृतलाल त्रिवेदी, वतन है सुरेंद्र नगर। एक खाली नाव रही छे वात अधूरी, तारो अवाज तारा विना, तेमना काव्य संग्रह था। इसके अलावा विवेचनात्मक ग्रंथ थे शब्दानुभव, लालित्य राजेंद्र शानु सोनेट, अलंकृता नवलकथा अने हूँ इसका संपादन यानी एडिटर का काम किया। नाउ यहाँ पर बहु उसका एक मुक्तक है, जो मुक्तक बहुत बढ़िया है, समझने जैसा है। देखो क्या लिखा है कि पिंजरानु बारणु खोली ने, काफी सारे लोग अपने घर के अंदर पिंजरों के अंदर जो बर्ड है उसको पकड़ के रखते हैं। एंड फिर यहाँ पर एक व्यक्ति ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरानु बारणु खोली ने,
પક્ષીને કહે, એ વ્યક્તિ પક્ષીને કહેવામાં આવ્યું કે જા પક્ષી તું આજથી મુક્ત છે. પક્ષીને થયું કે ભાઈ આ તો મનુષ્ય છે. પક્ષીને થયું કે આ તો મનુષ્ય છે, મનુષ્ય સ્વાર્થી છે, લાલચુ છે, નફરત કરવા વાળો છે. એ તો પોતાના જીવનની અંદર પોતાના મિત્ર સાથે, માતા પિતા સાથે દગો કરે, એ સ્વાર્થ માટે બધું કરે, તો પછી મને શા માટે મુક્ત કરે છે? એટલે પંખી બહાર નીકળે છે. તેણે मानस सामे જોયું અને વળી પાછું પાંજરામાં ભરાઈ જાય છે. क्योंकि उसने भी शायद मूवी देखी होगी. कौन सी मूवी? कि जिसके अंदर इंस्पेक्टर साहब वो जो चोर है उसको जंगल में ले जाते हैं, जाओ आज से तुम आजाद हो, एंड वो जाते हैं और पीछे से एनकाउंटर कर देते हैं, है ना? तो शायद तक ये मेरा एनकाउंटर करना चाहता है, ऐसा उसको लगा, क्योंकि ये स्वार्थी मनुष्य की दुनिया है और ऐसे स्वार्थी मनुष्य को शायद पक्षी भी जान रहा है. इसलिए हर्षद त्रिवेदी जी ने अपने मुक्तक में बताया गया है कि मानस विषे अन्य जीवोना अविश्वासનો ભાવ ચટેદાર રીતે વ્યક્ત કર્યો છે. માણસ પિંજરાનું પારણું ખોલી પક્ષીને કહે કે તું મુક્ત છે, પણ પક્ષી બહાર આવી માણસને જુએ છે, પાછું પિંજરામાં ભરાઈ જાય છે. આમ ઊંડો આપણને કટાક્ષ મતલબ ટોન્ટ લગાયા ગયા है કે માણસ માત્ર દંભ કરે છે, દેખાવ કરે છે, હું આવો, હું તેવો, હું તો આમ કરું, હું તો તેમ કરું, પણ નહીં, एक्चुअली એવું નથી કરતો. વાતો મોટી મોટી, પણ ભાઈ એક નંબરના खोटी વાતો करता હોય છે. ना उसके बाद है हाइकू. हाइकू इज द जापानीज पोएम, है ना? जापान के अंदर ऐसी पोएम ज्यादातर लिखी जाती है. उसके अंदर 3 लाइन होती है. फर्स्ट लाइन जो होती है ना, उसमें 5 लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. सेकेंड लाइन होती है, उसके अंदर 7 लेटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट, उसको एक ही काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7. आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ज्यादा, ये जॉइंट है और ये भी जॉइंट है, तो इसको आपको एक ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए इसको जोड़ाक्षर कहते हैं. तो ये 7 हो गया और इसमें 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 7 5 टोटल 70, मतलब 17 अक्षर की 3 लाइन की लिखी जाने वाली जापानीज काव्य प्रकार बहुत सी बार बोर्ड में पूछा गया है ना? इसको याद रखिएगा कि जापानीज काव्य प्रकार कौन सा होता है, दैट इज हाइकू. हाइकू में कितने वर्ड्स आते हैं, दैट इज 17 लेटर्स आते हैं, और कितनी पंक्ति आती है, तो 3 पंक्ति आती है. तो हमारे इसके कवि है जिसका नाम है फिलिप क्लर्क जी. फिलिप स्टानडिसा क्लार्क, जन्म आनंद जिला में शाम रखा गांव में हुआ. शुरुआत में पहले टीचर थे, उसके बाद सरकारी अधिकारी के हिसाब से कार्य किया. तो की रग्युगन सुरथी गाजे वन, ते पहला उसके काव्य संग्रह बने. बारी यानी लघु कथा संग्रह. रिमझिम रमता रमता रात पड़ी सवारना तड़का में, इसके बाल साहित्य प्रकार बने. मॉर्निंग वॉक, ये उसके हास्य एंड व्यंग यानी टॉन्ट लगाने वाले पुस्तक बने. और यहाँ का उसका हाइकू हम देखते हैं क्या है. लील ओढ़ी ने पोढ़्यू तड़ाव, जाग्यू पंखी चांचे. कितना बढ़िया बताया है, पर आपको समझना पड़ेगा. लील का मतलब क्या होता है, एल्गी, है ना? आपने अगर तालाब को, लेक को देखा होगा तो बहुत सारे रेनी सीजन के बाद जो एल्गी है ना, वो तालाब पे आ जाती है, यानी पूरा का पूरा तालाब ऊपर से आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है. और फिर रेनी सीजन के बाद क्या चालू होता है, विंटर सीजन. तो विंटर सीजन में उस तालाब को तो ठंड लगती होगी ना, तो प्रकृति यानी कि नेचर, प्रकृति माता सबका ध्यान रखती है, सब बच्चों का ध्यान रखती है. तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि उस तालाब को जब ठंड लगी तो भगवान ने उसको एल्गी नाम की चद्दर ओढ़ा दी. यानी लील यानी क्या है, एल्गी है ना? काई कहते हैं ना, काई हिंदी में काई कहते हैं. तो लील से उड़ा दिया, यानी लील लील नहीं है, वो एक चद्दर है, वो ओढ़ के तालाब सो रहा है. अब सोता रहेगा तो उठाएगा कौन? तो उठाने का काम सौंपा है पंछियों को. जैसे ही समय हो जाएगा, पंछी आएंगे, उसके ऊपर चांच मारेंगे और जो वेव्स बनते हैं, उस वेव से वापस से तालाब उठ जाता है कि चलो भाई सुबह हो गई, अपने काम पे लग जाओ. सारे जीव जंतु भी उसमें काम करने शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पर प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत सी बात आपके सामने रखी गई है कि लील ओढ़ी ने पोढ़्यू तड़ाव, जाग्यू पंखी चाचे. इस तरह से फिलिप क्लार्क ने प्रकृति की प्राकृतिक घटना को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है. देखो, आपके पास दृष्टि होनी बहुत जरूरी है और दृष्टि के बाद वर्ड होने जरूरी है. अब उस वर्ड को कन्वर्ट कर दिया जाए 575 में, तो लिखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है. तो ये कार्य सही में बहुत मुश्किल है, ठीक है?
ना उसके बाद है लास्ट हमारी पोएम यानी कि छोटा लघु काव्य हाइकू। क्या बताते हैं? धीरूभाई परीख। धीरूभाई ईश्वरभाई परीख, जन्म विरमगाम, गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात विभाग के अंदर अध्यक्ष के हिसाब से काम किया। કંટકની ખુશ્બુ વાર્તા સંગ્રહ, ઉઘાડના કાવ્ય સંગ્રહ, અંગ 25 થી છપ્પા શૈલીમાં 25 કટાક્ષ કાવ્ય लिखे, आ गया उसके हाइकू संग्रह थे, रास युग में प्रकृति निरूपण और शोध प्रबंध। देश विदेश के कवियों के साथ उसका बहुत ही अच्छा परिचय हुआ और इसके अलावा उसने निष्कुड़ानंद, पदावली एंड 7 महाकाव्यों, पंच महाकाव्य उसका संपादन भी किया। यहाँ पर हाइकू यानी 575 के अंदर क्या बताते हैं? पर्वतनी टोचे पहुंच्યું वादळ स्वयं गયું वेराय। क्या कहते हैं कि जो पर्वत है, नेचर, यहाँ पर भी नेचर की बात बताई गई है कि जब भी हम दिल खोल के अगर बात करते हैं ना तो अपने मित्र के पास ही बात करते हैं और किसी के पास नहीं। तो जो बड़े बड़े पर्वत, जो हमारा गिरनार पर्वत है, हिमालय है, विंध्याचल पर्वत है ना, तो उसके पास देखना जब भी ऐसे विंटर सीजन आती है उस टाइम पे बहुत सारे क्लाउड वहां पर आ जाते हैं। एक क्लाउड आता है, उसकी पिक यानी कि जो टोच है उसको टच करता है, पता नहीं ऐसा लगता है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एंड फिर आगे बढ़ जाता है। फिर वापस से दूसरा क्लाउड आता है, पता नहीं वो भी बहुत सारी बातें करेगा। और ये शायद बताना चाहता है कि हे पर्वत, तू तो यहाँ पर ही रहता है, पर हाँ देश दुनिया की बात वादल के पास होती है। तो उसके साथ बहुत सारा डिस्कशन करते हैं एंड फिर चले जाते हैं। तो वादल यानी कि क्लाउड एंड पर्वत की जो पिक है वो दोनों फ्रेंड है। एंड वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि पर्वत की पिक यानी कि टोच के पास पहुंच के बादल अपने आप को, हृदय के अंदर जितनी भी बातें हैं वो उस पर्वत को बता देता है एंड अपने मन से वो हल्का हो जाता है। जैसे ऐसा होता है घर के अंदर मम्मी पापा आपको बहुत परेशान करते हैं, आप फ्रेंड के घर पे जाते हो और सारी भड़ास अपने फ्रेंड को बता देते हो, तो आप दिल खोल के उसको जब बातें करते हो तो आप मन से हल्के हो जाते हो। तो यहाँ पर भी बादल के पास बहुत सारी कहानियां हैं, बातें हैं, स्टोरी है, पर जब पर्वत के पास आता है उसकी सारी बातें बताता है तो दिल से खुश हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि भार वगरનું થવું હોય तो मित्र खास हो જોઈએ। और वो मित्र कैसा होना चाहिए? जो आपकी दिल की बातों को बता सके। ऐसे हड़वाश की बात यहाँ पर बताई गई है। नाउ यहाँ पर एमसीक्यू वाले दिए गए काफी सारे क्वेश्चंस है। कड़वा લીમડાની છાંય કેવી હોય છે? तो उसका आंसर आएगा दैट इज शीतल। કેવો માણસ કદી ફૂલાતો નથી? तो उसमें आता है पूर्णता वाળો। बांधव केवा होय तो मदद करे छे? तो बांधव केवा होय छे? भले अबोलड़ा होय तो पण मदद तो करते ही है। केवो घड़ो छलकाय नहीं? पूरो घड़ो भरेलो होय ते कदी छलकातो નથી। जिंदगीनी આગને કવિ શેમાં ફેરવી નાખવાની વાત કરે છે? તો બાગમાં। બધા મોરચા આખરે શું કરવાની વાત કરે છે? તો બધા મોરચા સર કરવાની, અચीव करने की बात बताई गई है। પિંજરાનું બારણું ખોલી પંખીને શું કહેવામાં આવ્યું? કે જા ભાઈ તું હવેથી મુક્ત છે। પિંજરાનું પંખી કોની સામે જોઈને પાછું પિંજરામાં જતું રહ્યું? તો એને માણસ સામે જોઈને પાછું જતું રહ્યું અંદર। તળાવ શું પોઢીને मतलब ઓઢીને સૂતું છે? તો उसमें आएगा लील एल्गी। तड़ाव કેવી રીતે જાગી ગયું હતું? તો પંખીની ચાંચને जब उसको लगाया और वेव्स बने तो उड़ गया। वादळ ક્યાં પહોંચ્યું હતું? तो पर्वतની टोच પાસે પહોંચ્યું। ये शॉर्ट आंसर्स है जो आपको काफी काम आएंगे। इसके अलावा भी शॉर्ट आंसर्स है। जिंदगीने આગને શેમાં ફેરવી નાખવા કવિ વાત કરે છે? તો જિંદગીને આગને બાગમાં ફેરવી નાખવાની વાત કવિ કરે છે। પંખીએ માણસ સામે જોયા પછી શું કર્યું? પંખીએ માણસ સામે જોયું ને વળી પાછું પિંજરામાં જતું રહ્યું। કડવા લીમડાની છાયા કેવી હોય છે? તો કડવા લીમડાની છાયા શીતળ मतलब ઠંડી હોય છે। જીવનમાં મુશ્કેલીના સમયે આપણને મદદ કોણ કરે છે? તો જીવનમાં મુશ્કેલીના સમયે અબોલા લીધા હોય, જેની સાથે આપણી બોલચાલ ન થતી હોય તેવા ભાઈ બહેનો જ આપણી મદદ કરે છે। જે માણસ પૂર્ણતા, जिसके पास 100% નોલેજ હોય તે કયા ગુણો હોય છે? જે માણસ પાસે પૂર્ણતા હોય તે ક્યારે ફૂલાતો, અહંકાર, ઘમંડ કરતો નથી। કેવો ઘડો છલકાય ને કેવો ઘડો છલકાતો નથી? તો અધૂરો ઘડો છલકાય છે ને પરિપૂર્ણ ભરેલો ઘડો છલકાતો નથી। કવિ જિંદગીને આગને શામાં ફેરવી નાખશે? તો કવિ જિંદગીને આગને બાગમાં ફેરવી નાખશે। મોત આવે તે કવિ જિંદગીના મોરચા પર શું કરવા માંગે છે? તો મોત આવે તો કવિ જિંદગીના મોરચાને બધા તે જગ્યાએ સર કરવા, અચીવ કરવા मतलब સફળ થવા માટેનું કાર્ય કરશે। પિંજરાનું બારણું ખોલી પંખીએ માણસને શું કહ્યું? પિંજરાનું બારણું ખોલીને પંખીને માણસે કહ્યું કે હે પંખી જા હવે તું મુક્ત છે। પંખીએ બહાર નીકળી કોની સામે જોયું અને પછી શું કર્યું?
પંખીએ બહાર નીકળીને માણસ સામે જોયું અને વળી પાછું પાંજરામાં ભરાઈ ગયું. લીલ યાની એલ્ગી ઓઢીને સૂતેલું તળાવ કેવી રીતે જાગ્યું? તો લીલ ઓઢીને સૂતેલું તળાવ પંખીને પાણી પીવા માટે આવ્યું અને તેની ચાંચ દ્વારા તે જાગે છે. વાદળ કેવી રીતે વેરાઈ ગયું? તો પર્વતની ટોચે પહોંચેલું વાદળ પોતાની જાતે વેરાઈ ગયું હતું. नाउ 2 लाइन आंसर है जो यहाँ पर दिए गए हैं 5. તળાવને કોણ જગાડે છે? તો તળાવને લીલ ઓઢીને સૂતું હતું. જ્યારે પંખી પાણી પીવા માટે આવે છે ત્યારે તળાવ પંખીની ચાંચ દ્વારા જાગે છે. આમ પંખીની ચાંચ દ્વારા તળાવને જગાડવામાં આવે છે. પૂર્ણ ઘડા વિશે કવિ શું કહે છે? તો પૂર્ણ ભરેલા ઘડા વિશે કવિ કહે છે કે એવો પૂર્ણ ઘડો ક્યારે પણ છલકાતો નથી. એમ વ્યક્તિ જેની પાસે પરિપૂર્ણ જ્ઞાન હોય, હંમેશા વિનમ્ર, નમ્ર હોય છે, સજ્જન હોય છે, તે પોતાની પ્રગતિનું કે પોતાની પૂર્ણતાનું, પોતાનું જ્ઞાનનો ક્યારે અહંકાર કરતો નથી. કવિ મૃત્યુ સામે કેવો સંઘર્ષ કરવાની વાત કરે છે? તો કવિ કહે છે કે આત્મવિશ્વાસથી ભરેલું યુવક ગમે તેવી મુશ્કેલી હોય તો પણ તેનો સામનો કરે છે. આવો યુવક જીવનમાં કેટલા પણ અવરોધો યાની કે મુશ્કેલી હર્ડલ્સ આવે તો પણ તે આગળ વધે છે. આમ એ યુવાન જે મૃત્યુથી भी डरतो નથી, मृत्यु ने પણ પડકાર દે છે, चैलेंज देता है, वो इंसान जीवन में हर चीज को अचीव कर सकता है. नेक्स्ट है बांधवे यानी कि भाई ने अबोला લીધા હોય તે છતાં તે કેમ ખરા સમયે કામ આવે છે? તો उसका आंसर है कि લીમડાની જે ડાળ હોય છે यानी कि ब्रांचेस હોય છે એ પણ કડવી હોય છે, પણ તે છતાં એ આપણને છાંયડો, उसकी छांव जो है वो शीतल देते हैं, ठंडी देते हैं. તેમ ભાઈઓ વચ્ચે ભલે આપણા અબોલડા હોય પરંતુ મુશ્કેલીના સમયે એ લોકો તમાશો જોતા હોય તેવા લોકોથી દૂર કરે છે અને લોહીના સંબંધો હંમેશા આપણને કામ આવે છે. આપણી સાથે એ ભાઈ પડખે ઊભા રહે છે અને મદદરૂપ થાય છે. નેક્સ્ટ है મુક્ત થયેલું પંખી પિંજરામાં પાછું કેમ ભરાઈ જાય છે? તો इसका आंसर है મુક્ત થયેલું પંખી બહાર આવી માણસ સામે જુએ છે અને પાછું પિંજરામાં ભરાઈ જાય છે. માણસ તેના સુખ ખાતર પૂરેલું પોતાનું મુક્ત કરતા પંખીને સલામતીની અનુભવ થાય છે અને માનવીને દંભમાંથી ખુલ્લો પડી જાય છે. इस तरह से ये थे हमारे 2 लाइन आंसर. उसके बाद है लॉन्ग आंसर जो हमारे पास सिर्फ 3 ही है. ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं. नंबर 1 है पंखी पिंजराમાં ભરાઈ ગયું. આ વ્યક્ત કઈ વેદના થાય છે? तो लॉन्ग आंसर इसके इतने इंपॉर्टेंस तो नहीं है, पर हाँ एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है. क्या लिखा है यहाँ पर कि પંખીને પિંજરાનું બારણું ખોલીને કહેવામાં આવ્યું કે હવે જ્યારે તું મુક્ત છે તો પંખીએ બહાર આવી અને માણસ સામે જોયું. એને થયું કે માણસે પોતાના સુખ શોખ ખાતર મને આજ સુધી પિંજરામાં પૂરી રાખ્યું. મનુષ્ય મને મુક્ત કરે છે પણ એમાં પોતાનો કોઈ બદ ઈરાદો, ખરાબ ઈરાદા હોના चाहिए. પંખી બહાર આવી જાય છે પણ માણસને જોતા પોતાની સલામતીની ભાવના એ અનુભવતું નથી. આથી એ પિંજરામાં પાછું ભરાઈ જાય છે. માણસે દરેક પશુ પક્ષી અને પ્રકૃતિને પોતાના સ્વાર્થ માટે જ વાપરે છે અને તેનું રક્ષણ પણ કરતું નથી. इस तरह से यहाँ पर बात बताई गई है. दूसरा है કડવા લીમડાના દ્રષ્ટાંત દ્વારા દુહામાં કેવો સંદેશ પ્રાપ્ત થયો છે? તો કડવા લીમડાના દ્રષ્ટાંત દ્વારા કવિ કહે છે કે લીમડો સ્વાદમાં ભલે કડવો હોય, એનો છાંયડો આપણને હંમેશા શીતળ જ આપે છે. તો इसी तरह से जीवनની અંદર બાંધવ જોડે ભલે અબોલડા હોય પણ મુશ્કેલીના સમયમાં હંમેશા अपने भाई बहन हमें काम आते हैं. ઉનાળાની અસહ્ય ગરમીમાં લીમડાના રસ પીવાથી તાવ આવતો નથી, આરોગ્ય સારું રહે છે. આપણો ભાઈ આપણી સાથે બોલતો ન હોય, ભાઈ સાથેના સંબંધો તૂટી ગયા હોય એવું આપણે માનીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે મુશ્કેલી હોય ને ત્યારે એ અબોલા જેની સાથે આપણે નથી બોલતા તેવા ભાઈ અને બહેનો જ આપણને મદદ કરે છે. આમ આની અંદર માત્ર એ તમાશો ન જોતા લોહીના સંબંધો આપણા ભાઈ બહેનોની અંદર જીવની જેમ બંધાયેલો હોવાથી સમય આવે ત્યારે પારકાને એ પોતાના બનીને આપણને કામ લાગે છે. કડવા લીમડાના ગુણની જેમ એની સાથે ભલે થોડી કડવાશ હોય પણ વડીલો હંમેશા કહે છે કે આપણા ભાઈ બહેનો હંમેશા આપણા જીવનમાં એક કડવા પણ સારા કાર્ય કરતા જ હોય છે. उसके बाद है પૂર્ણતા પામેલ વ્યક્તિ કેવા ગુણ ધરાવે છે? તો જે વ્યક્તિ પૂર્ણતા પામે છે તે ક્યારેય ઘમંડ કરતો નથી. આ વાત આ દુહામાં આપણને બતાવવામાં આવી છે. પાણીથી ભરેલો અધૂરો ઘડો છલકાય છે પરંતુ પરિપૂર્ણ થયેલો ઘડો કદી છલકાતો નથી. વ્યક્તિ જેમ જીવનમાં મહાન બને છે એમ કશુંને વિશેષ પ્રાપ્ત કરતા જાય છે
ત્યારે હંમેશા આપણે નમવું જોઈએ, પ્રણામ કરવું જોઈએ. આંબાના વૃક્ષની ઉપર ભલે વધારે કેરી આવી જાય ને તો આંબો ઝૂકે છે અને આપણે ઇઝીલી એ આંબાની કેરીને તોડીને જઈએ. પણ જો આંબાની ઉપર ઓછી કેરી હોય ને એટીટ્યુડની સાથે ઊભો રહે તો આપણે એને પથ્થર મારીને એની કેરીઓ લઈએ છીએ. આમ આપણી પાસે વધારે જ્ઞાન આવે, આપણી પાસે વધારે શક્તિ આવે, આપણી પાસે ધન દોલત આવે, સંપત્તિ વધે તો આપણે એને વહેંચવી જોઈએ, આપવી જોઈએ. આમ પ્રકૃતિના ફળ દ્વારા આપણી અંદર નમ્રતા પણ આવી જોઈએ. આમ માણસે પોતાના જીવનની અંદર પ્રગતિ કરવા માટે આપણે હંમેશા કહે ને કે નમે તે સૌને ગમે, નમ્રતાથી સૌ રીજે, નમતા ને બહુમાન, સાગર ને નદીઓ તજે, છોડી ઊંચા સ્થાન. આમ પૂર્ણતા પામેલ વ્યક્તિ એના સદગુણો હોવાથી બધા જ માણસ તેને પરિપૂર્ણ સમજે છે, સ્વીકાર કરે છે. નિરાભિમાની, સજ્જન અને નમ્ર વ્યક્તિ બધા જગ્યાએ પૂજાય છે. આમ આપણે નદીને હંમેશા પૂજન કરીએ છીએ, નહીં કે સમુદ્રનું, કારણ કે નદી ઉપરના સ્થાન છોડી અને નીચે આવે છે. हम अपने जीवन ની અંદર હંમેશા સજ્જન બનવું જોઈએ. अब इसके बाद है व्याकरण पाठ. छाय मतलब छायडो, बांधो मतलब गाय, शीतल એટલે ઠંડુ, ઘટ એટલે ઘડો, મુક્ત એટલે આઝાદ, આગ એટલે અગ્નિ, સમંદર સમુદ્ર, ઓઢવું સૂઈ જવું, વેરાઈ જવું, છૂટા પડવું. સમાનાર્થી શબ્દ है आग, अनल, अग्नि, बाग, बगीचो, वाटिका, मानस, मनुष्य, मनुज, तलाव, सरोवर, जलाशय, वादळ, मेघ, घन, पर्वत, शैल, गिरिराज, बांधो भाई सहोदर, स्वयं पोते जाते. ओके, शब्द समूह है. रिसाઈને અમુક સાથે ન બોલવું તેને કહેવાય અબોલડા. बंधियार यानी कंजेस्टेड जगह पर जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, वो जो चिकनी सी काय होती है उसको वनस्पति कहते हैं, प्लांट कहते हैं ना, उसको कहते हैं लील. रूढ़ि प्रयोग. अधूरो घड़ो छलकाय घणो, तो अपूर्ण ज्ञान हुआ छતાં જ્ઞાનીપણાનું ગુમાન દેખાવે તેને કહેવાય અધૂરો ઘડો છલકાય ઘણો. अब याद रखना है कुछ बातें जो बोर्ड के अंदर पूछा गया है. ऐसी बातें हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइकू का काव्य प्रकार जो है वो कहाँ से, कौन से देश से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है. ठीक है. और जापान की ये काव्य रचना बहुत ही प्रसिद्ध हुई है जिसको सत्तर अक्षर, सत्ताक्षर પણ કહેવામાં આવે છે. આમ હાઇકુ का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज सत्ताक्षर काव्य रचना. અને આપણે એને જાપાનીઝ काव्य रचना કહેવાય. तो इसलिए आपको ये भी आपको याद रखना है. इसके अलावा मुक्तक के बारे में ये जो चीज है वो भी बोर्ड में बहुत सी बार पूछी गई है कि घटमा घोड़ा थन गने, आत्म वीजे पाक, अणदीठी भूम पर यौवन मांडे पा. जीवन ની અંદર जो युवानी है, जवानी है, उसके अंदर क्या है, साहस, जोश, जुनून है. और जब आपको कुछ नया कार्य करने के लिए, पराक्रम के लिए आपको आगे लेके जाए तो हमेशा आप आगे बढ़कर अपना कार्य करते हो. तो ऐसे जो है कुछ बातों को दूहा के हिसाब से, मुक्तक के हिसाब से आपको पढ़ते रहना चाहिए. ऐसे आपको विचार विस्तार में भी बहुत सी बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंस के हिसाब से रखना है. एंड दूहा जो है वो लोक साहित्य के हिसाब से सबसे बेहतरीन है ना. तो लोक साहित्य का रचना होने के कारण से भी ये बहुत सी बार पूछा गया है कि एक ऐसा साहित्य रचना है, तो उसको लोक साहित्य के हिसाब से पूछा गया, इसलिए मैंने इसको भी आपके लिए बना के रखा है. नाउ नेक्स्ट हमारा आने वाला है, हमारे सारे चैप्टर्स एंड पोएम खत्म हो गए. अब बारी आने वाली है व्याकरण की. तो व्याकरण का फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको मैं दूंगा और फिर उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे पेपर्स एंड उसका सॉल्यूशन. पर अभी जो है नेक्स्ट वीडियो उसके लिए इंतजार करना है, दैट इज व्याकरण पार्ट यानी ग्रामर पार्ट. तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी. थैंक यू वेरी मच.